अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम स्किल्स, ताकि आप लोग जो है वो जल्द से जल्द लर्निंग से अर्निंग तक का सफ़र तय कर सकें। राइट, आज की इस वीडियो में हम ईसीजी के बारे में ही बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ बेसिक बातें ईसीजी की डिस्कस की थी, जिसमें हमने देखा था कि ईसीजी स्ट्रिप जो है उसमें लार्ज स्केयर्स होते हैं और उनके बीच में स्मॉल स्केयर्स होते हैं। एक लार्ज स्केयर जो है वो 0.2 सेकंड के इक्वल होता है और एक स्मॉल स्केयर जो है वो 0.04 सेकंड के इक्वल होता है। राइट, और साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि 12 लीड ईसीजी जो है उसकी लीड्स की प्लेसमेंट हमने देखी थी कि कैसे कैसे लीड जो है वो कहाँ कहाँ लगाते हैं। और साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि करंट ऑफ द हार्ट जो है वो किधर से किस तरफ को डायरेक्शन होती है, उसकी जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हमने देखी थी। और हमने ये कहा था कि जो लीड उसको फेस करेगी उस लीड पे पॉजिटिव रिफ्लेक्शन शो होगी। पॉजिटिव रिफ्लेक्शन को हम बेस लाइन से ऊपर वाली साइड पे शो करते हैं। और हमने कहा था कि जो लीड उससे अपोजिट साइड पे होगी उसके अंदर नेगेटिव रिफ्लेक्शन होगी और नेगेटिव रिफ्लेक्शन को हम बेस लाइन से नीचे की तरफ शो करते हैं। राइट, तो आज हम इसी बात को लेकर थोड़ा सा आगे चलेंगे। हम ये देखेंगे कि हम ईसीजी पे एक्चुअली किन वेव्स को देखते हैं और उन वेव्स की बनने की वजह क्या है और उन वेव की नॉर्मल वैल्यू क्या है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नॉर्मल है या एब नॉर्मल है। राइट, तो शुरू करते हैं पी वेव से। पी वेव जो है ये बनती है जब बोथ ऑफ द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या हम इसको अगर करंट की लैंग्वेज में कहेंगे तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। बोथ ऑफ द एट्रिया एट द सेम टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो पी वेव बनेगी और ये डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को शो करेगी। इसी तरह क्यूआरएस जो है ये क्यू वेव, आर वेव एंड एस वेव, ये तीन वेव्स का एक मजमूआ है। इसको हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और इसके जनरेट होने की वजह है जब बोथ ऑफ द वेंट्रिकल जो है वो एट द सेम टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है हमें ईसीजी स्टेप पे मिलेगा। या दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये वाली टी वेव होती है, ये पी से थोड़ी बड़ी होती है और क्यूआरएस के बाद आती है। इसके बनने की वजह है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल जब डीपोलराइज होंगे तो उसके बाद रीपोलराइज भी होंगे और वो हमें टी वेव की फॉर्म में मिलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया जो है वो हमें क्यों शो नहीं होती। तो उसकी वजह ये है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो एक स्ट्रॉन्ग करंट है और तकरीबन यहीं पे आके इसकी एट्रिया की रीपोलराइजेशन होनी थी। तो वो होगी तो सही, लेकिन हमें शो इसलिए नहीं होगी कि एट द सेम टाइम एक बड़ा करंट हमें मिल रहा है जो कि वेंट्रिकल्स की तरफ से आ रहा है, तो वो वेव जो है वो बीच में ही रह जाएगी, वो हमें इसीलिए पे शो नहीं होगी। ओके, उसके बाद दो तरह के इंटरवल्स हैं जो आपके लेवल पे ज़रूरी हैं। उनमें एक पी आर इंटरवल है और एक क्यू टी इंटरवल है। इंटरवल जो है वो एक वेव से लेकर दूसरी वेव तक का जो ड्यूरेशन है, जो गैप है, उसको हम इंटरवल बोलते हैं। पी आर इंटरवल जो है वो स्टार्ट ऑफ द पी वेव से लेकर क्यू वेव तक होता है। राइट, इसी तरह क्यू टी इंटरवल जो है वो स्टार्ट ऑफ द क्यू वेव से लेकर एंड ऑफ द टी वेव तक होता है। राइट, अब हम ये देखते हैं कि इनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हार्ट का जो करंट है वो कहाँ से जनरेट होकर किस तरफ को जाता है, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्विकली। मैंने बताया था कि ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ करंट जाता है और एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में, और बंडल ऑफ हिस के बाद राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच चीज़ में डिवाइड हो जाता है और उसके बाद परकेंजी फाइबर। राइट, ये इसका एक नॉर्मल कोर्स है करंट का जिसमें वो फ्लो करता है। और जो इन सब को जो कंट्रोल करने की अथॉरिटी है वो ऐसे नोड के पास होती है, साइनोएट्रियल नोड, जो कि राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रिया में होता है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है करंट जनरेट करने की वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट है। राइट, और एवी नोड जो है वो भी इंडिपेंडेंटली करंट जनरेट कर सकता है कुछ कंडीशन में, जैसे कि इस्कीमिया है। इस्कीमिया की वजह से अगर टिश्यू में कुछ डैमेज हो जाए, यहाँ पे कोई नेक्रोसिस हो जाए और इन दोनों के बीच में कनेक्शन ना हो, तो फिर एवी नोड जो है वो इंडिपेंडेंटली करंट जनरेट करता है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 40 to 60 बीट्स पर मिनट होती है। राइट, और इसी तरह अगर एवी नोड और बंडल ऑफ हिस के बीच में कनेक्शन कट ऑफ हो जाए किसी वजह से, तो बंडल ऑफ हिस जो है वो भी इंडिपेंडेंटली करंट जनरेट करने की सलाहियत रखता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी लेस दैन 60 होती है, 40 बीट्स होगी या इससे भी कम हो सकती है। राइट,
तो ये डिपेंड करता है कि हार्ट में अगर कोई इवेंट ऐसा हुआ है जिसकी वजह से टिश्यू नेक्रोज हो गया है, तो जो नीचे वाले जो सक्सेसर्स हैं करंट के, वो इंडिपेंडेंटली करंट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट को बीट करना ज़रूरी है। अगर हार्ट बीट नहीं होगा तो द पेशेंट इज़ डेड। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि QRS कम्प्लेक्स जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। याद रखने के लिए मैंने इनको इकट्ठा कर दिया, QRS कम्प्लेक्स एंड P वेव। इन दोनों की जो नॉर्मल वैल्यू है उसके बीच में 2.5 से लेकर 3 स्मॉल स्केल तक आपको बीच में मिलेंगे। यानी कि अगर हम P वेव को काउंट करना शुरू करें कि P वेव कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पे ख़त्म हुई है, तो उसके बीच में हमें 2.5 से लेकर 3 स्मॉल स्केल्स तक मिलेंगे। दैट इज़ नॉर्मल। अगर P वेव इससे ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि P वेव ब्रॉड है। इसी तरह QRS कम्प्लेक्स है, Q वेव के स्टार्ट होने से लेकर S वेव के ख़त्म होने तक के बीच में हमें 2.5 से 3 स्मॉल स्केल मिल सकते हैं। ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। अगर इसके बीच में 3 से ज़्यादा स्मॉल स्केल आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये ब्रॉड QRS है। और इसी तरह PR इंटरवल जो है, स्टार्ट ऑफ द P से लेकर Q वेव तक हमने कहा था कि ये डिस्टेंस होता है, और इसके बीच में आपको 4 स्मॉल स्केल्स यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 स्मॉल स्केल्स मिलेंगे। अगर 4 स्मॉल स्केल से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि PR प्रोलॉन्ग है। उसकी रीज़न जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप ये चीज़ें रजिस्टर करते जाएँ। उसके बाद है QT इंटरवल। QT इंटरवल के बीच में आपको, यानी कि स्टार्ट ऑफ द Q वेव से लेकर एट द एंड ऑफ द T वेव तक आपको 10 स्मॉल स्केल मिलेंगे बीच में। और अगर ये इससे ज़्यादा है तो हम कहेंगे प्रोलॉन्ग QT है, प्रोलॉन्ग QT इंटरवल है। ओके। और RR इंटरवल जो है वो एक पूरे हार्ट साइकिल को बोलते हैं, और इसके बीच में आपको रफली 5 लार्ज स्केल मिलते हैं, क्योंकि एक जो बीट है वो 0.8 से लेकर 1 सेकंड तक होती है तकरीबन। अब हम देखते हैं कि P वेव और T वेव जो है इनमें क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं और उसकी क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। राइट, P वेव जो है वो नॉर्मली मैंने आपको दिखाया कि कुछ इस तरह की होती है देखने में, और उसके बीच में 2.5 से लेकर 3 स्मॉल स्केल तक हो सकते हैं। लेकिन P वेव की शेप आपको हो सकता है कि चेंज भी मिले। तो P वेव की शेप जो है वो या तो आपको ऐसी मिलेगी जिसमें पीक होगी P वेव, या हो सकता है कि P वेव की शेप आपको ऐसी मिले जिसमें इसकी 2 फेजेस बनेंगी, या हो सकता है कि कुछ ऐसी हो जिसमें लगेगा कि 2 P वेव जो है वो आपस में मिक्स हो गई हैं। तो इसकी जो रीज़न है, इन 2 शेप्स की जो रीज़न है वो है लेफ़्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी। राइट, और ये जो है इसको P पल्मोनल बोलते हैं, और ये राइट एट्रियल हाइपरट्रोफी की वजह से बनती है। राइट, और T वेव जो है वो नॉर्मल मैंने आपको बताया था कि देखने में P वेव जैसी होती है लेकिन ज़रा बड़ी होती है, और उसमें जो चेंज आ सकता है वो या तो ये T वेव जो है वो उसकी जो डोम है उसका वो कम हो सकता है और आपको ऐसी नज़र आ सकती है, और इसकी रीज़न होगी हाइपोकलीमिया। या हो सकता है कि T वेव जो है वो आपको टॉल टेंटेड नज़र आए इस तरह की, जिसकी पीक ज़्यादा बनी होगी, और इसकी रीज़न है हाइपरकलीमिया। राइट, ओके। कैल्शियम की वजह से भी कुछ चेंजेस आ सकती हैं इसीलिए में उसमें ये होगा कि QT इंटरवल जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। हाइपोकलीमिया, कैल्शियम की कमी जब ब्लड में होगी, हाइपोकलीमिया होगा, तो उसकी वजह से जो है वो QT इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कम हो जाएगा। और इसी तरह हाइपरकलीमिया में इसके अपोजिट हो जाएगा, QT इंटरवल के बीच में गैप जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। और इसी तरह एक ड्रग है डाइजॉक्सिन, जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ कार्डियोटोनिक ड्रग। तो उसकी जब टॉक्सिसिटी होती है तो उससे जो ECG में चेंजेस होती हैं वो एक तो ये होगी कि QT इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा, जैसे हमने अभी डिस्कस किया इन हाइपोकलीमिया में, और उसी के साथ आपको T वेव इन्वर्जन या ST डिप्रेशन भी मिल सकता है। राइट, कुछ फेज में, और उसके साथ आपको VPCs मिलेंगी, यानी कि वेंट्रिकुलर प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन। ये मैं आपको अगली किसी वीडियो में शो कर दूंगा कि कैसी होती हैं। फ़िलहाल आप इसको रजिस्टर कर लें कि डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इज़ एसोसिएटेड विद शॉर्ट QT इंटरवल, T वेव इन्वर्जन और ST डिप्रेशन और VPCs। राइट, इसी तरह पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक कंडीशन है जिसमें आपको ECG में
लीड 1 के अंदर एस वेव मिलेगी, लीड 3 के अंदर क्यू वेव मिलेगी एंड लीड 3 के अंदर टी वेव इन्वर्जन मिलेगी, राइट। क्यू वेव जो है वो इस वेव को हमने बोला था। तो जब ये बड़ी हो जाती है तो हम इसको सिग्निफिकेंट बोलते हैं। बड़ी से मुराद ये है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू और एस कम्प्लेक्स के मैग्नीट्यूड के 1/3 तक हो जाए। अगर आप इस पर गौर करें तो ये 1/3 से कम है, और अगर इसकी लेंथ इतनी हो जाए तो ये इसका 1/3 बन जाएगा, तो ये सिग्निफिकेंट होगा, राइट। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो सिग्निफिकेंट क्यू वेव की बात कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट क्यू वेव की एक रीज़न तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है और दूसरी रीज़न ओल्ड इस्कीमिया है, राइट। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आपको ये मिलेगी, उसके बाद आपको राइट एक्सिस डेविएशन मिलेगी और उसके बाद आपको राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक मिलेगा। इन चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि राइट एक्सिस डेविएशन क्या होती है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक क्या होता है। फ़िलहाल आप याद रख लें, और साथ ही ये भी याद रख लें कि टी वेव इन्वर्जन मिलेगी आपको चेस्ट लीड्स में V1 से लेकर V4 तक, राइट। हमने बताया था कि 6 चेस्ट लीड्स होती हैं जिनमें से V1 से लेकर V4 तक टी वेव इन्वर्जन मिलेगी। अगर आपको ये वाली चेंजेस एक ECG में मिल रही हैं और पेशेंट की हिस्ट्री ये है कि उसकी कोई सर्जरी हुई थी या वो हॉस्पिटलाइज है और बेड बाउंड है, तो हाईली सस्पेक्टेड है कि उस पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हो गया है। साथ ही उसको डिस्निया हो जाएगा और उसकी सैचुरेशन ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी ECG के बारे में। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।